आप बिलीव करते हो क्या पैरानॉर्मल में? यार मैं तो करता हूँ, बचपन में भी कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं मेरे साथ जिनकी वजह से मैं इन सब में मानता हूँ। इस दुनिया में ऑलमोस्ट कितने ही सारे लोगों ने कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एंड डरावनी घटनाएं अपने लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस करी है। इनफैक्ट जब मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था उसके बाद जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे उनके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था या फिर उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था। थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ मेकिंग हॉरर वीडियोस, मेकिंग घोस्ट वीडियोस, मुझे कई सारे ऐसे लोग मिले जिन लोगों ने मेरे साथ अपनी सच्ची घटनाओं को शेयर करा एंड उनमें से कुछ डरावनी कहानियों को पास्ट में मैंने अपने चैनल पर भी कवर करा हुआ है। बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाना चाहते होंगे। इसी वजह से मैंने एक अपना मेल आईडी contentforhnh@gmail.com ओपन किया, जहां पे मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो लोग अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने कुछ टाइम तक इस मेल को खोला नहीं था, बट रिसेंट टाइम्स में व्हेन आई ओपन्ड द मेल आई सॉ कि कई सारे लोगों ने अपनी कहानियां मेरे साथ शेयर करी हुई है। मैंने सारी कहानियों को पढ़ा, सबको समझा एंड आई सॉर्टेड आउट वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीएस्ट स्टोरीज फ्रॉम योर सबमिशंस। आउट ऑफ ऑल द स्टोरीज दिस वन वाज द स्कैरिएस्ट एंड ये मुझे सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगी थी। सो सिट बैक, रिलैक्स and enjoy this chilling horror story of a subscriber. मेरा नाम सिफा है और मैं 23 साल की हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। इस वक्त मैं जॉब करती हूँ, पर ये जो कहानी है वो इस वक्त की नहीं है। ये कहानी काफ़ी साल पुरानी है, लगभग 12-13 साल पुरानी। मुझे याद है मैं उस वक्त 5th क्लास में थी और मेरी उम्र 10 या 12 साल की रही होगी। इतनी छोटी उम्र के बाद भी मुझे ये किस्सा अच्छे से याद है बिकॉज ऑफ हाउ टेरिफाइंग इट वॉज फॉर मी एज ए चाइल्ड। ये कहानी मेरी मम्मी के छोटे चाचा के फैमिली में हुए एक इंसिडेंट की है जिसने उनके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया था, एक अच्छी खासी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। चाचा की फैमिली में 6 लोग थे। चाचा, चाची और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 3 बड़ी बेटियां थी जिनका नाम था फरीदा, ज़ैबा और नीलो, और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अफसल। पर ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ उसकी शुरुआत उनके 2 बड़ी बेटियों से होती है जिनने कॉलेज पास आउट कर लिया था और मेनली उनकी बड़ी बेटी फरीदा जॉब भी करती थी। फरीदा दीदी रोज़ जॉब के वजह से अपने घर से ऑफिस जाया करती थी और अपने ऑफिस के रास्ते में रोज़ उन्हें एक क्रीपी रूट से वॉक करके गुजरना पड़ता था। क्रीपी इसीलिए क्योंकि रास्ते में ग्रेवयार्ड, एक कब्रिस्तान पड़ता था। इवन द वर्ड सेंड शिवर डाउन आवर स्पाइन, और उन्हें तो आते वक्त कई बार रात में भी उस रास्ते से पैदल घर आना पड़ता था। एक रात तो उसी तरह उस रास्ते से घर आते वक्त उन्हें ग्रेवयार्ड के सामने एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उनके पास आकर के उनसे कुछ खाने को मांगने लगती है। बट फरीदा दीदी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता और इसीलिए वो मना करते हुए कहती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, और वो माफ़ करना बोलकर आगे बढ़ जाती है एंड शी स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स होम। बट कुछ ही सेकंड्स बाद थोड़ा सा आगे बढ़ करके फरीदा दीदी को अजीब फीलिंग आती है और वो उस बूढ़ी औरत को देखने के लिए पीछे मुड़ती है एंड टू हर सरप्राइज वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते पर कहीं भी नहीं होती। वो समहाउ मिस्टीरियसली गायब हो चुकी होती है विदाउट एनी ट्रेस। जैसे ही उन्हें ये रियलाइज़ होता है उनके पूरे बॉडी में डर फैल जाता है कि आखिर वो औरत कौन थी और वो कहाँ चली गई। उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, बट मोर देन द क्वेश्चंस ही वाज स्कैर्ड फॉर हिज सेफ्टी, और इसीलिए वो तुरंत मुड़ती है और काफ़ी तेज़ी से अपने घर के तरफ चलने लगती है, इससे पहले कि कुछ और क्रीपी हो जाए। फरीदा दीदी सेफली अपने घर तक पहुंच जाती है, पर वो ये इंसिडेंट किसी के साथ भी शेयर नहीं करती है। अगले दिन वो अपने यूजुअल रूटीन को फॉलो करते हुए उसी रूट से ग्रेवयार्ड के सामने से गुजरती है, पर उन्हें वो बूढ़ी औरत कहीं भी दिखाई नहीं देती। फरीदा दीदी इस बात से थोड़ा रिलीव्ड फील करती हैं और वो इस बात को और अपने इस डर को दिमाग से निकाल के इस इंसिडेंट को भूल जाती है। पर ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, बिकॉज सरप्राइजिंगली कुछ ही दिनों बाद वो बूढ़ी औरत उन्हें फिर दिखाई देती है, सेम वे में, उसी जगह, उसी ग्रेवयार्ड के सामने। फरीदा दीदी उस पर ध्यान ना देते हुए उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, बट इन द बैक ऑफ अ माइंड शी वाज ऑब्वियसली स्कैर्ड बिकॉज ऑफ दिस क्रीपी एंड मिस्टीरियस लेडी। अगले दिन दीदी फिर से वहाँ से गुजरती है, पर उन्हें उस जगह वो औरत दिखाई नहीं देती। ये पूरा सिनेरियो काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू रहता है।
ये बूढ़ी औरत उन्हें इसी तरह से बीच बीच में कभी कभार रह रह कर दिखाई देती है। बट अजीब बात तो ये थी कि अब वो किसी भी दिन उनसे कुछ भी खाने को नहीं मांगती थी। इंस्टेड वो उन्हें बस एक कॉर्नर में खड़े होकर के चुपचाप स्टेयर करती रहती थी, जो कि फरीदा दीदी के लिए काफ़ी क्रीपी एक्सपीरियंस रहा होगा। इस क्रीपी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद अचानक से फरीदा दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि उन्हें ऑफिस से लीव लेना पड़ता है। पर फरीदा दीदी और सभी को इस पॉइंट तक कुछ भी अजीब नहीं लगता और सभी लोग इसको नॉर्मल हेल्थ इशू मानकर ही ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करते हैं। कुछ दिन में दीदी की तबीयत ठीक हो जाती है और पहले की तरह ही वो वापस अपने काम पर जाने लगती है। पर यहाँ से पूरी स्टोरी और भी ज़्यादा स्कैरी और डार्क होना शुरू होती है। उस रात भी जब वो काम से वापस आ रही होती है, उस दिन भी वो बूढ़ी औरत उन्हें वापस दिखाई देती है। पर दीदी उसको अपना डर ना दिखाते हुए हिम्मत से उसके आगे से बढ़ने की कोशिश करती हैं। हमेशा की तरह ही बूढ़ी औरत दीदी से इस बार भी ना कुछ बोलती है और ना ही कुछ मांगती है, और वो दीदी को चुपचाप कॉर्नर से घूर रही होती है, स्टेयर कर रही होती है। जैसे ही दीदी उसके आगे से बढ़ जाती है तो इस बार वो बूढ़ी औरत उनके पीछे चलना स्टार्ट कर देती है, ऑलमोस्ट एज ए फ़ोन को फॉलो कर रही हो। पहले तो दीदी को इस बात का सिर्फ डाउट होता है कि वो बूढ़ी औरत उनको फॉलो कर रही है, बट चलते चलते वो बूढ़ी औरत दीदी के घर की चौल तक आ जाती है। तब फरीदा दीदी का डाउट एकदम क्लियर हो जाता है कि वो सच में उनको फॉलो कर रही थी, और इसीलिए दीदी अपनी स्पीड बढ़ाकर तेज़ी से घर के अंदर चली जाती है। दीदी डेफिनेटली इस इंसिडेंट के बाद डर चुकी थी, एंड आई डोंट नो उनके मन में क्या चल रहा था और वो स्ट्रिंग ऑफ इंसिडेंट्स को किस तरह से कंसिडर कर रही थी, पर अभी भी वो इस बारे में घर पर किसी को भी नहीं बताती है। अगले ही दिन फरीदा दीदी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। अजीब बात यह थी कि कुछ दिन वो बहुत बीमार रहने लगती थी और कुछ दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाती थी। ये एक साइकिल बन चुकी थी जिसके वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इस हद तक कि उन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ गई। देखते ही देखते वो इतनी वीक हो चुकी थी कि उनकी बॉडी वाइट पड़ने लगी थी, पेल हो चुकी थी, ऑलमोस्ट जैसे कि उनके बॉडी में ब्लड ही ना बचा हो। दीदी की फैमिली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और काफ़ी सारे डॉक्टर्स से उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होता। सभी ट्रीटमेंट से एग्जॉस्ट होने के बाद फाइनली फरीदा दीदी की मम्मी उनकी हेल्थ के लिए अपने पहचान के पीर साहब को कांटेक्ट करती है। पीर साहब जब घर आए फरीदा दीदी को देखने के लिए, तो उन्होंने फरीदा दीदी से कुछ सवाल किए जिनको सुनकर दीदी और घर में सभी लोग थोड़े से शॉक हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई पीछा करता है या किसी से मिलती हो। इस सवाल को सुनकर फरीदा दीदी आखिरकार उनके साथ हुए उस पूरे इंसिडेंट को एक्सप्लेन करती है, जो भी उनके साथ इतने दिनों में हुआ था उस बूढ़ी औरत से रिलेटेड। किस तरह से उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती थी और कैसे उसने उनका घर तक पीछा किया था। दीदी की सारी बातें सुनने के बाद पीर साहब ने दीदी पर कुरान से दुआ की और इसके बाद दीदी की मम्मी को बताया कि जो भी दीदी के साथ हुआ है, इससे ये समझ आ रहा है कि फरीदा के पीछे एक बुरा इविल जिन पड़ा है, और जिन आसानी से कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनकी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। पीर साहब के जाने के बाद अगले ही दिन फरीदा दीदी को एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना आता है, जिसमें उन्हें वो बूढ़ी औरत दिखाई देने लगती है और वो उन्हें कह रही थी, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। स्पेसिफिकली इस सपने वाले इंसिडेंट के बाद से फरीदा दीदी की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैं इस वक्त उनके घर उनको मिलने भी गई थी अपने मम्मी पापा के साथ में। आई स्टिल एग्जैक्टली रिमेंबर हर फेस, ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ। लाइक किसी ने उनके सोल को, उनके लाइफ को उनके शरीर से छीन लिया था। उनका फेस, जैसा कि मैंने बताया, सफ़ेद पड़ गया था, चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। शी लॉस्ट सो मच वेट दैट शी वॉज इवन हार्ड टू रिकॉग्नाइज। हमारी पूरी फैमिली एंड इवन पीर साहब भी उनकी इस हालत से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और वो रेगुलरली उन पर कुरान से दुआ करते थे, जिसके बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी, बट वो वापस बीमार हो जाती थी। एंड दिस केप्ट हैपनिंग ओवर एंड ओवर। एक टाइम पे उनकी बॉडी इतना ज़्यादा अब्यूज़ झेल रही थी कि आखिर में वही हुआ जिसका सबको डर था। फरीदा दीदी पास्ड अवे दैट सेम मंथ। आफ्टर ऑल दिस सफरिंग, फरीदा दीदी की डेथ हो जाती है।
पूरा परिवार फरीदा दीदी के इस लॉस से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। वो लोग इस लॉस से डील कर ही रहे थे कि कुछ ही दिनों बाद ज़ैबा, जो कि चाचा की छोटी बेटी थी, यानी फरीदा दीदी की छोटी बहन, उनकी तबीयत एकदम से सेम वे में बिगड़ जाती है और कोई ट्रीटमेंट उन पर वर्क नहीं करता। चाची इस बात से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि इन द बैक ऑफ अ माइंड शी वॉज कनेक्टिंग बोथ दीज इंसिडेंट्स एंड दैट्स वाई शी वॉज वरिड। इसीलिए चाची ने घबरा कर एक बार फिर से पीर साहब को बुलाया। पीर साहब भी अंदर ही अंदर ज़ैबा दीदी को भी उसी तरह बीमार देखकर परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने ज़ैबा दीदी पर भी फरीदा दीदी की तरह ही कुरान से दुआ की। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो फरीदा दीदी के साथ भी नहीं हुआ था, जिससे फैमिली और पीर साहब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए। जैसे ही पीर साहब ने कुरान से दुआ की, ज़ैबा दीदी के अंदर जैसे एक स्पिरिट आ गई हो, जैसे वो एक अलग ही इंसान बन गई हो। वो एक बहुत ही अजीब चीज़ करने लगती है। इससे पहले कि पीर साहब और बाकी लोग को समझ पाते, वो स्पिरिट ज़ैबा दीदी के अंदर से बोलने लगी, मैं इसे भी लेकर जाऊंगी, मुझे ये अच्छी लगी। ये सुनते ही सभी का शक और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये वही इविल जिन है जो फरीदा दीदी के पीछे पड़ गया था, उनकी भी जान लेना चाहता है। ज़ैबा दीदी को फरीदा दीदी की तरह ही बीमार होता देख उनको ठीक करने के लिए पीर साहब कई बार कुरान से दुआ करते हैं और कई बार वो जिन उनके अंदर आकर बोलती थी, मैं इसे लेकर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं इसे। पीर साहब के दुआ करने के साथ साथ चाची ने ज़ैबा दीदी को कई बार दरगाह पर लेना शुरू कर दिया था, इस उम्मीद में कि शायद कुछ चेंजेस आए और ये जिन उनका पीछा छोड़ दे। पर ऐसा नहीं हुआ। कई बार मेरी मम्मी भी चाची के साथ ज़ैबा दीदी को लेकर दरगाह पर जाती थी। ऐसी ही एक दरगाह है गुजरात में, मीरा दातर दरगाह, जहाँ मम्मी चाची के साथ गई थी और वहाँ मम्मी ने अपने आँखों से खुद उस बुरे जिन को ज़ैबा दीदी के अंदर से कई बार बोलते हुए देखा और सुना था। चाचा चाची ने हर मुमकिन इलाज कराया ज़ैबा दीदी का, पर किसी का भी उन पर ज़रा भी असर नहीं होता था। सारी दवाइयों और दुआ में जैसे कोई ताकत ही ना बची हो। और कुछ महीनों बाद ही ज़ैबा दीदी भी नहीं रही। ये सब चाचा की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मुझे याद है ये टाइम बहुत पेनफुल था सभी के लिए, स्पेशली चाचा की फैमिली के लिए, क्योंकि एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली ने 2 साल के अंदर ही अपने घर की 2 बड़ी बेटियों को खो दिया था। इस इंसिडेंट के बाद से ही हमारी बाकी परिवार में से भी कोई भी अपनी बेटियों को लेकर के चाचा के घर में कभी नहीं जाता था। सब ऐसा मानते थे कि वो एक बुरा जिन अभी भी उनके परिवार में एक कर्ज की तरह है जो कि जवान बेटियों को लेकर जाना चाहता है। इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद से मैं भी उनके घर में कभी नहीं गई। मेरी मम्मी के चाचा की फैमिली जिस घर में रहती थी, यानी कि चाचा का जो ये घर था जहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी, उसकी भी एक बैक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, विच एवरीवन बिलीव्स माइट बी वन ऑफ द रीजन्स उनके घर में ये सब इंसिडेंट्स होने के पीछे। मेरे मम्मी के चाचा का घर एक चौल में था। ये एक छोटा सा नॉर्मल सा सिंगल फ्लोर का ही घर था। ग्राउंड फ्लोर पर ही पूरी फैमिली एक साथ रहती थी। मेरे मम्मी के जो चाचा थे वो बहुत ज़्यादा यंग थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। पर जब चाचा के शादी का टाइम आया तो जगह के कमी के कारण फूफा जी ने डिसाइड किया कि ऊपर एक और फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। पर उस घर के ऊपर वाले हिस्से में काफ़ी पुराना बरगद का एक पेड़ था जिसका एक बड़ा हिस्सा आता था, जिसके कारण ऊपर कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फूफा ने उस पेड़ को कटवा देने का सोचा, पर उनकी इस बात से पड़ोसी और काफ़ी सारे रिश्तेदार राजी नहीं थे और इसीलिए सभी लोगों ने फूफा को उस पेड़ को काटने से रोका भी था। पड़ोसी और हमारे रिलेटिव्स के पेड़ काटने से राज़ी ना होना और हमारे फूफा को रोकना, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा और डरावना रीज़न था। एक्चुअली उस चौल में रहने वालों का मानना था कि मोहिनी नाम की एक एंटिटी या एक क्रिएचर थी जो रात के वक्त उस पेड़ का चक्कर लगाती थी और इवन कई लोग खुद पर्सनली उस एंटिटी को ऐसा करते हुए एक्सपीरियंस भी कर चुके थे। इस एंटिटी का नाम मोहिनी क्यों है पता नहीं, बट चौल में सभी लोग इसको मोहिनी बोलकर ही मेंशन करते थे एंड लोग कहीं ना कहीं मानते थे कि वो बरगद का पेड़ मोहिनी का घर जैसा था। ये सब कुछ पता होने और सबके समझाने के बाद भी फूफा ने वो पेड़ कटवा दिया और फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया था। पर उनके डिसीजन का नेगेटिव इम्पैक्ट तो कंस्ट्रक्शन के वक्त से ही दिखना शुरू हो गया था। इनिशियली फर्स्ट फ्लोर पर एक हॉल और एक रूम बना था जिसमें एक विंडो भी था, बट इस कंस्ट्रक्शन के दौरान एक वर्कर ने उस विंडो के आसपास एक बहुत ही अजीब से साया को देखा था एंड इस अजीब इंसिडेंट को फेस किया था।
वर्कर के इस इंसिडेंट के फेस करने के बाद जब उसने उस बात को फूफा को बताया तो फूफा ने उस विंडो को ही हटवा दिया था। घर बनाने के वक्त तो जो हुआ सो हुआ, बट उसके बाद से ही फूफा के लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो गया था। उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, अपने वाइफ को मारा भी करते थे और दूसरी शादी भी कर ली थी। ये तो बस कुछ ही चीज़ें थी, इसके अलावा भी ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जिसके वजह से फूफा की लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। एंड इन अ वेरी फ्यू ईयर्स ही इवन पास्ड अवे। ये तो उनके घर की एक बैक स्टोरी थी जो बहुत साल पुरानी थी। अब इन सब चीज़ों को काफ़ी साल बीत चुके हैं और चाचा के सबसे छोटे बेटे अफसल की शादी भी हो चुकी है। अफसल के भी 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बड़ी बेटी है और एक सबसे छोटा बेटा है। पर उनके परिवार में होने वाले जो इंसिडेंट्स थे वो रुके नहीं हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट उनके छोटे बेटे के साथ होता है जो लगभग 1.5 साल का था। एक दिन उनका बेटा स्टेयर्स के पास खेल रहा था और चाचा की वाइफ हॉल के पास ही किचन में खाना बना रही थी। चाचा के घर में स्टेयर्स के पास ही एक दरवाज़ा था जिसको कि वो लोग हर बार बंद रखा करते थे ताकि उनका बेटा ऊपर ना जा पाए। बट एक दिन उन्हें अचानक से उनके बेटे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आई और चाचा की वाइफ स्टेयर्स के पास भागती है और देखती है कि उनका बेटा स्टेयर्स के नीचे गिरा हुआ था। उनके बेटे को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा सीरियस और बिजार था उनके लिए, बट ऐसा नहीं था कि ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था, क्योंकि इसके बाद से ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स उनके बच्चों के साथ होते रहते थे ऑन ए वेरी रेगुलर बेसिस, जहां उनके बच्चों को सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्म और इंजरीज आने लगे थे। और सभी इसके बाद से मानने लगे थे कि ये कहीं ना कहीं उसे बुरे जिन के वजह से हो रहा है जिसका कर्ज हमारे फैमिली पर रह गया है। इसलिए फाइनली चाचा उनके बच्चों के साथ अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए डिसाइड करते हैं कि उस घर को छोड़ देंगे, जिसके बाद वो उस घर को रेंट पर दे देते हैं और हमेशा के लिए अपने फैमिली को लेकर के एक दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं। सभी का तो यही मानना था कि उस बुरे जिन का कर्ज उनके उस घर पर था और शायद उसका लिंक कहीं ना कहीं उस पुराने बैक स्टोरी के साथ भी था। Thank you so much Asifa for sharing your horror story with me. To be honest, this was one of the creepiest stories जो मैंने आज तक कभी सुना था, and that is the reason why I covered it in my channel. अगर तुम लोग भी अपनी कहानियाँ मुझ तक शेयर करना चाहते हो तो contentforhnh@gmail.com मेरा मेल ID जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हो। बट ध्यान रखना, तुम एक स्टोरी को जितने डिटेल में अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हुए शेयर करोगे, उसी स्टोरी को मैं कवर करूँगा। सो मेक श्योर कि तुम डिटेल में अपनी स्टोरीज को भेजो। एंड एट द सेम टाइम, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई, आसिफा की पूरी स्टोरी तुम्हें डरावनी लगी, देन इस वीडियो को एक लाइक करना। एंड बाकी अगर तुम्हें इसी तरह के हॉरर कंटेंट पसंद है, डार्क एंड डिस्टर्बिंग कंटेंट तुम्हें इंटरेस्ट करता है, देन फ्यूचर में भी तुम्हें चैनल पे इसी तरह का कंटेंट मिलने वाला है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक तुम बाकी के वीडियोज़ को देखते रहना, एन्जॉय करते रहना। बाय बाय।